एच.सी. वर्मा की कहानी, एच.सी. वर्मा की जुबानी, भाग 13। पिछली बार मैंने आपको अपने क्लास 7, 8, 9 के रिजल्ट्स के बारे में थोड़ा सा बताया था कि यद्यपि स्कूल के अंदर मेरी ख्याति एक अच्छे विद्यार्थी के रूप में हुआ करती थी, लेकिन अंक पत्र हमेशा ही बहुत ही खराब आया करते थे, जिसके कारण से कि घर में भी बड़ी चिंता होती थी कि ये बच्चा बड़ा होकर के कैसे अपना जीवन यापन करेगा, कैसे इसको जॉब मिलेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। माँ, पिताजी, भैया सभी लोग चिंतित रहा करते थे और इसलिए हर रिजल्ट के बाद मुझे बहुत समझाया जाता था, बहुत उपदेश मिलते थे, लेकिन हमारे तो कुछ समझ आता नहीं था, कान पर जूं रेंगती नहीं थी। 9वीं का फाइनल एग्ज़ाम होने के पहले जो दिवाली आती है, हमारे यहाँ उस समय दिसंबर में फाइनल एग्ज़ाम होते थे और दिवाली कुछ उसके 1 महीने पहले आया करती है, और उसके 6 दिन के बाद जो छठ की पूजा होती है बिहार में, बहुत ही वहाँ के लिए एक बड़ा उत्सव होता है वो छठ का। और बहुत सारे जो लोग छठ की पूजा करते हैं वो लोग फिर शाम का अर्घ, सुबह का अर्घ देने के लिए उसका प्रसाद बनाते हैं, और उस प्रसाद के अंदर में एक विशेष पकवान बनाते हैं जिसको वहाँ पर ठकुआ कहते हैं, जो कि आटे का गुड़ डाल करके या चीनी डाल करके और तल करके बहुत ही स्वादिष्ट ठकुआ बनता है। वो विशेष प्रसाद होता है छठ का। तो 9वीं क्लास के फाइनल इम्तहान के पहले जो छठ आई, उसमें मेरी माताजी ने, और छठ की पूजा तो वो खुद से नहीं करती थी, लेकिन जब दूसरे कोई करते थे तो उनके साथ कंट्रीब्यूट करती थी, कोलैबोरेट करती थी, और फिर अपना प्रसाद उनसे बनवा करके और फिर डिस्ट्रीब्यूट होता था। तो उन्होंने एक कनस्तर में, जिसकी कैपेसिटी शायद पता नहीं 15-20 किलोग्राम की रही होगी, तो उस कनस्तर भर कर के अतिरिक्त ठकुआ बनवाया, और वो ठकुआ हमारी माताजी ने अपने कमरे में उस कनस्तर को रखा और मेरे से एक डील की। और डील ये थी कि मेरे कमरे में बैठ कर के तुम 1 घंटा अपनी किताब, कलम, कॉपी के साथ बिताओगे तो तुम्हें 2 ठकुए मिलेंगे। और मुझे तो ये डील बड़ी अच्छी लगी, क्योंकि मेरी माताजी ने ये नहीं कहा था कि तुम्हें पढ़ना है, मेरी माताजी ने ये नहीं कहा था कि तुम्हें लिखना है, मेरी माताजी ने सिर्फ ये कहा था कि किताब, कॉपी, कलम के साथ रहना है, और 1 घंटे तक अगर तुम वहाँ रहोगे मेरे कमरे में तो तुम्हें 2 ठकुए मिल जाएंगे। फिर दूसरा घंटा बिता दोगे तो 2 ठकुए और मिल जाएंगे, तीसरा घंटा बिता दोगे तो 2 ठकुए और मिल जाएंगे। इस प्रकार का डील मुझे बड़ा अच्छा लगा कि ये तो बड़ा बढ़िया है, ठकुए खाते जाओ और बैठे रहो, ठकुए खाते जाओ और बैठे रहो। मेरी माताजी स्वयं बहुत पढ़ी लिखी नहीं थी, अक्षर ज्ञान उनको मेरे पिताजी ने कराया था शादी के बाद, जिसके बाद वो अपनी धार्मिक पुस्तकें पढ़ लिया करती थी सवेरे। उससे ज़्यादा उनका शैक्षणिक कभी सत्र नहीं रहा, लेकिन युक्ति उन्होंने इतनी ज़बरदस्त सोच करके निकाली कि आज लगता है कि पढ़ने लिखने से और समझ विकसित करने से बहुत संबंध नहीं होता है। समझ विकसित होना अलग चीज़ होती है, पढ़ना लिखना अलग चीज़ होती है। मैंने उस 2 ठकुए के चक्कर में अपनी किताब, कॉपी, कलम लेकर के और वहाँ शुरू किया बैठना। अब वो एक छोटा सा कमरा, उसके अंदर में बहुत दीवारें हैं और कुछ जो भी कुछ रहा होगा, भगवान जी की मूर्तियाँ होंगी, जो कुछ भी होगा, बस एक कमरा। अब उस कमरे में बैठ कर के चुपचाप कितनी देर में उन दीवारों को निहार सकता हूँ और उन मूर्तियों को देख सकता हूँ और छत पर देख सकता हूँ। तो लिहाजा किताब को पढ़ना एक बहुत स्वाभाविक प्रक्रिया हो गई कि बैठे बैठे और करें क्या 1 घंटे तक। 1 घंटे तक किसी से बात नहीं कर सकते और कोई है नहीं वहाँ पर, और कुछ कर नहीं सकते, उठ नहीं सकते, खेल कूद नहीं कर सकते और कुछ नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे? तो जो किताब थी उसको पलट पलट करके पढ़ना ही शुरू कर दिया। और किताबों को पलट पलट करके जब पढ़ना शुरू कर दिया, घंटा भर बैठ करके एक सिटिंग के अंदर में,
और अगर 2 ठकवे और चाहिए तो 2 घंटे लगातार अगर किताबों को पढ़ना शुरू कर दें तो कुछ कुछ चीज़ें तो फिर याद भी होने लगती है और समझ में भी आने लगती हैं। और धीरे धीरे जैसे जैसे मुझे बातें समझ में आने लगी वैसे वैसे उसमें आनंद भी आने लगा। कोई भी बात जब हमें समझ में आ जाती है, कोई भी थियरम हो या जो भी डेफिनेशंस हो या जो भी डिस्क्रिप्शन हो, वो अगर हमें समझ में आ जाता है तो एक आनंद की अनुभूति होती है। और वो आनंद की अनुभूति जब होती है तो फिर और भी पढ़ने को जी चाहता है। तो ऐसा करते हुए उन ठकुओं के चक्कर में मैंने जो भी 15-20 दिन वहाँ पर पढ़ाई की, 2 घंटे 3 घंटे रोज अपने विद्यालय के अलावा, तो उसके कारण से सभी विषयों में एक पढ़ने की रुचि भी जागृत हुई और पूरी तरह से उसका रिवीजन हुआ, या कहो पहली बार पढ़ा। रिवीजन तो तब होगा जब पहले पढ़ेंगे। तो उसको पढ़ा, समझा, और जब पढ़ा और समझा तो स्वाभाविक रूप से याद भी रहा। तो जब परीक्षा हुई फाइनल और मैं अपने ग्रेड कार्ड लेकर के घर आया और पिताजी को मैंने अपना ग्रेड कार्ड दिखाया, अपना अंक पत्र दिखाया, तो उनको सहसा विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने कहा, ये तुम्हारा अंक पत्र है? तुम तो एक भी विषय में फेल नहीं हुए हो। अगर ये तुम्हारा अंक पत्र है तो एक भी विषय में फेल नहीं होकर के सारे सब्जेक्ट्स में पास मैं हो जाऊं, ये तो उनको बिल्कुल उम्मीद ही नहीं थी। और सचमुच में वो मेरा अंक पत्र लेकर के और स्कूल गए। मैं स्कूल से लेकर के जब हमें वो मार्कशीट्स मिली तो मैं घर आया। उस समय में स्कूल का टाइम बचा हुआ था काफ़ी, तो वो मेरा मार्कशीट लेकर के वो स्कूल में गए और जाकर के उन्होंने ऑफिस में इसको कंफर्म किया कि कोई क्लैरिकल मिस्टेक के कारण किसी दूसरे के अंक पत्र पे तो मेरा नाम नहीं चढ़ गया है। और जब वहाँ उनको बताया गया कि नहीं, कोई क्लैरिकल मिस्टेक नहीं है, ये इन्हीं का अंक पत्र है, तब फिर वो वापस घर लौटे और उस समय पर मिठाई का लेकर रसगुल्ले वगैरह लौटे और फिर मुझे उन्होंने खिलाया विलाया। तो वो पहली बार मैंने सब्जेक्टली पास होकर के और मैं अगली क्लास के अंदर में गया। तो वहाँ जो राम मोहन राय सेमिनरी में उस समय में स्ट्रक्चर था, उसमें, या बिहार में स्ट्रक्चर था, उसमें 11वीं क्लास में हाई स्कूल होता था जिसको मैट्रिक कहते थे, और कुछ स्कूलों के अंदर में हायर सेकेंडरी की व्यवस्था थी जिसमें कि 12वीं क्लास के बाद वो स्कूल का फाइनल बोर्ड इम्तहान देने का होता है। तो उस समय ये नया ट्रांजिशन हो रहा था और राम मोहन राय सेमिनरी में ये दोनों व्यवस्थाएं थीं। आप 11वीं में भी एक स्ट्रीम में भी जा सकते हैं और 12वीं वाली स्ट्रीम में भी जा सकते हैं। और जो स्कूल का प्रबंधन था उसकी ओर से ऐसा होता था कि जो तेज विद्यार्थी हों, जो अच्छे विद्यार्थी हों, जो कि अच्छा करेंगे इसकी आशा है, इनको वो 12वीं वाली स्कीम के अंदर में जाने को प्रेरित किया जाए, क्योंकि वो नई स्कीम वहाँ पर स्कूल में लागू हुई थी और उसको एक स्थापित करना था कि हाँ, इस स्कूल के अंदर में हायर सेकेंडरी की अच्छी पढ़ाई हो सकती है, होती है। तो इस कारण से वो अच्छे बच्चों को चुन करके और उनको खास प्रेरित करते थे कि वो 12वीं क्लास में जाए। और मुझे भी स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन ने इसी तरह से प्रेरित किया कि आप 12वीं वाले स्ट्रीम में जाओ, 11वीं वाले स्ट्रीम में नहीं जाओ। इसलिए नहीं कि मैं सब्जेक्टली पास हुआ था, अगर शायद मैं सब्जेक्टली नहीं भी पास हुआ होता तो भी शायद ऐसा ही होता है, क्योंकि मेरी ख्याति बहुत अच्छी थी अंक पत्र में और स्कूल के अंदर जो मेरी रेपुटेशन थी उसमें बहुत सीधा कोरिलेशन नहीं था। स्कूल के भी शिक्षक सब को पता था कि भले ही मार्क्स नहीं लाता है लेकिन इसमें काफ़ी है, दमखम है। और जो नामकरण था 9वीं के बाद पास करके जिस क्लास में हम जाते थे उसको 9th स्पेशल कहते थे। तो मैं 9वीं से पास करके फिर से 9वीं में गया, 9th स्पेशल में गया। फिर 9th स्पेशल का जब हाफ ईयरली इम्तहान हुआ तो भी सभी सब्जेक्ट्स में अच्छा खासा पास हुए, नंबर भी बढ़े। और जब 9th स्पेशल का एग्जामिनेशन होकर मैं 10th स्पेशल में गया, उस समय तो बहुत बढ़िया हुआ। क्लास में 13वां पोजीशन में रहना कुछ 50 बच्चों के बीच में, तो मैं ऊपर आना शुरू हो गया। उसका बाद 10th स्पेशल का फिर इम्तहान हुआ और 10th स्पेशल का इम्तहान होकर मैं 11th स्पेशल में गया। उस समय भी रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हुए, शायद क्लास में 5वां स्थान भी मिला मुझको।
तो इस तरीके से करके और गाड़ी वापस ट्रैक पर आई। लेकिन गाड़ी मेरी ट्रैक पर आने के बाद फिर से रुक गई, उसको विराम लग गया, क्योंकि जब मैं 11th स्पेशल में था यानी 12वीं क्लास में था, उसी समय में 1966 में मैं 12वीं में गया था और 1966 में ही किसी समय में मुझे बहुत बुखार हुआ, लंबा बुखार हुआ और स्कूल जाना भी बंद हो गया और इलाज हुआ और फाइनली मुझे ट्यूबरक्लोसिस डिक्लेयर की गई। और उस समय में वो पूरे 1-1.5 वर्ष तक मुझे विश्राम करने की सलाह दी गई, दवाएं खाने की सलाह दी गई और वो मैंने किया। और 1966 से लेकर के पूरा 1966 का समय और 1967 का भी समय बहुत सारा वो मेरे को उसके अंदर गुजारना पड़ा। स्कूल सब पूरा छूट गया, पढ़ना लिखना छूट गया और टोटल रेस्ट के लिए कहा गया था, तो कुछ हाथ में लेके किताब पढ़ना भी मेरे को उसकी भी अनुमति चिकित्सकों के द्वारा नहीं मिलती थी। तो बस चुपचाप लेटे रहना और लोगों से बातें कर लेना, जो भी लोग आए अपने आसपास में। ये करीबन 1.5 साल तक ये इलाज चला। उसके बाद जब वहाँ से ठीक हुआ तब फिर धीरे धीरे करके उस विश्राम की अवस्था से मुझको बाहर धीरे धीरे लाया गया और तब उनकी चिकित्सकों की सलाह पर वो हायर सेकेंडरी स्ट्रीम से हट कर के और मैट्रिक वाली स्ट्रीम, जिसमें 11वीं क्लास में ही बोर्ड की परीक्षा दे करके और फिर 3 साल की बीएससी करना, पार्ट 1 और पार्ट 2, ऐसा इस स्ट्रीम में आने का मेरा निर्णय किया गया। तो राम मोहन राय सेमिनरी में तो उसकी व्यवस्था नहीं हुई, क्योंकि वहाँ से तो मैं 9th स्पेशल 10th स्पेशल सब कुछ कर चुका था। तो फिर एक दूसरा स्कूल टीके घोष एकेडमी, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कभी पढ़ाई की थी, लेकिन पटना में उसकी ख्याति बहुत अच्छी नहीं थी उस समय में पढ़ाई लिखाई के मामले में। वहाँ पर मेरा एडमिशन फिर से कराया गया 1968 में। 1968 में मेरा क्लास 11th में फिर से एडमिशन हो गया। तो 1969 में मैंने परीक्षा दी। जो परीक्षा मुझे 67 में देना चाहिए थी उसकी जगह 69 में मैंने परीक्षा दी। और 67 में अगर मैं मैंने परीक्षा दी होती तो मैंने 11th स्पेशल की परीक्षा दी होती, 12वीं क्लास की परीक्षा दी होती। और अभी जो मैंने 69 में परीक्षा दी वो 11वीं क्लास की परीक्षा दी। तो कुल मिलाकर 3 वर्ष मेरे शैक्षणिक सत्र पीछे गए। टीके घोष एकेडमी में एडमिशन हुआ, वहाँ से मैंने पढ़ाई की। थोड़ी सी वहाँ की भी चर्चा मैं अगली बार करूँगा। और उसके बाद फिर मैं पटना साइंस कॉलेज में आया बीएससी करने के लिए, जबकि चित्र बिल्कुल उसके बाद से अलग ही हो गया। ये सब कहानियाँ अगली बार।